गुड मॉर्निंग बेटा। कल बेटा हमने मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस स्टार्ट किया था इन बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन मेडिसिन, जिसमें हमने पीसीआर कंप्लीट कर लिया था। पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम शुरू करते हैं बेटा न्यूक्लिक एसिड प्रोब्स। अच्छा, ये हम क्या कर रहे थे, हमने पढ़ा था बेटा कि जितनी भी डिजीजेज हैं उनको हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं। तो 2 मेथड्स हम पढ़ रहे थे। पहला हमने मेथड पढ़ा था ट्रेडिशनल मेथड, जिसमें सीरम एनालिसिस, यूरिन एनालिसिस, ये टेक्निक्स हम पढ़ रहे थे। सेकंड हमने पढ़ा बेटा मॉडर्न मेथड विच इंक्लूड पीसीआर, न्यूक्लिक एसिड प्रोब एंड एलिसा। तो पीसीआर कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट आते हैं न्यूक्लिक एसिड प्रोब। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा प्रोब। अब देखो प्रोब क्या है, डेफिनेशन पहले तो आपने याद करनी है बेटा। प्रोब क्या है? इट इज सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, कोई सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है, या फिर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ठीक है, कोई सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है या फिर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है, विच इज लेबल्ड विद द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, जिसको लेबल किया गया है, टैग किया गया है, कैसे? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के साथ। मतलब प्रोब में कोई भी न्यूक्लिक एसिड आ सकता है, बट हमेशा जो भी न्यूक्लिक एसिड होगा बेटा वो कैसा होगा? सिंगल स्टैंडर्ड न्यूक्लिक एसिड लेबल्ड विद द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अब देखिए ये प्रोसेस की कैसे की जाती है। अ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए अंडरलाइन करो और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए टैग्ड विद अ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल। पुत्र डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। टैग्ड विद अ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज प्रोब। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको? प्रोब बोलेंगे। प्रोब इज अलाउड टू हाइब्रिडाइज। अब प्रोब क्या करता है? हाइब्रिडाइज करता है, मैच करता है किसके साथ? टू इट्स कंप्लीमेंट्री डीएनए, इसके ऑपोजिट सीक्वेंस के साथ, इन अ क्लोन ऑफ सेल्स। किसमें? इन अ क्लोन ऑफ सेल। जैसे देखो हमने पीछे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ा था, उसमें भी हम प्रोब का एग्जांपल ले रहे थे। अब मान लो ये मेरे पास कोई सैंपल है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे डीएनए हैं। ठीक है, ये सारे डीएनए भी कैसे हैं? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, बट ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए कैसे हैं? नॉर्मल डीएनए। दीज ऑल आर नॉर्मल डीएनए। ठीक है, अब हमने क्या किया, जो भी यहाँ पे सीक्वेंस है, ठीक है, जो हमें लगता है कि इसके ऑपोजिट ये वाला सीक्वेंस होना चाहिए, वैसे हमने प्रोब बनाए। ठीक है, तो ये मैंने बना लिया प्रोब। ठीक है, एक नहीं बहुत सारे प्रोब बनाए, ये लेबल्ड विद द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। और हमने सोचा इसके ऊपर कौन सा सीक्वेंस हमने रखना है, वो वाला सीक्वेंस जो हमें लगता है कि इसके अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे जो सीक्वेंस प्रेजेंट होगा उसके बिल्कुल ऑपोजिट सीक्वेंस हम एक प्रोब पे लेंगे। तो मैंने क्या किया, आगे ये सारे प्रोब यहाँ पे छोड़ दिए। ठीक है, अब देखो मान लो इस प्रोब के ऊपर वही वाला सीक्वेंस है जो इस डीएनए पे है, मतलब सेम ऑपोजिट सीक्वेंस। तो ये प्रोब जाके इसके साथ ऐसे जुड़ जाएगा। ठीक है, जुड़ गया ना बेटा। अगर ऐसा सेम सीक्वेंस नहीं होगा, जैसे मान लो ये वाला जो डीएनए है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, यहाँ पे वो कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस नहीं है जो हमने प्रोब पे लिया, तो प्रोब यहाँ पे आके नहीं जुड़ेगा। ठीक है, मतलब इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि ये वाला जो डीएनए है वो कैसा है? म्यूटेटेड डीएनए। म्यूटेटेड मतलब चेंज्ड डीएनए। ठीक है, जो हम जिसके लिए हम प्रोब यूज कर रहे हैं वैसा डीएनए नहीं है, उससे थोड़ा अलग सीक्वेंस होगा, तो उसको हम बोलेंगे म्यूटेटेड डीएनए। आप समझो, देखो प्रोब इज अलाउड टू हाइब्रिडाइज टू इट्स कंप्लीमेंट्री डीएनए इन अ क्लोन ऑफ सेल्स। जैसे मैंने यहाँ पे शो करा कि यहाँ पे क्या है, बहुत सारे डीएनए हैं, हमने यहाँ पे प्रोब छोड़ा, जिसके ऊपर कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस है वो उसके साथ जाके मैच कर गया। आफ्टर द प्रोब आर डिटेक्टेड बाय यूजिंग, अंडरलाइन करो, ऑटो रेडियोग्राफी।
और प्रोब को हम ऐसे ही नहीं फिर हमें दिख जाएंगे, बिकॉज प्रोब आर लेबल्ड विद रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, तो हमें इसकी ऑटो रेडियोग्राफी करानी पड़ेगी, उसके बाद फिर हमें वो दिखना शुरू होंगे। तो क्लोन हैविंग द म्यूटेटेड जीन, जैसे मैंने ये शो कर दिया, ये वाला डीएनए कैसा था जिसके ऊपर म्यूटेटेड जीन थी, मतलब चेंज्ड स्ट्रक्चर था, जैसा प्रोब पे था वैसा कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस नहीं था। म्यूटेटेड जीन विल नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म, मतलब जब हम ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे तो हमें जो प्रोब के साथ जुड़ गया है वही वाला सीक्वेंस दिखेगा, बाकी और कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, जहां पे प्रोब है वो वाली चीज दिखेगी। ठीक है, इट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म बिकॉज द प्रोब विल नॉट हैव द कंप्लीमेंटैरिटी विद द म्यूटेटेड जीन, मतलब अगर जीन खराब है, ठीक है, तो वो प्रोब के साथ हमें नहीं दिखाई देगी। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। तो इस तरह से न्यूक्लिक एसिड एज अ प्रोब यूज किए जाते हैं। सेकेंड आते हैं बेटा, इससे अगला मेथड एलिसा। ठीक है, एलिसा हमने पीछे भी पढ़ा था। पहले तो आपने एलिसा की फुल फॉर्म याद रखनी है। अगेन इंपॉर्टेंट, एंजाइम, ई फॉर एंजाइम, एल फॉर लिंक्ड, एंजाइम लिंक्ड, इम्यूनो, इम्यूनो सॉर्बेंट, सॉर्बेंट, सॉरी सॉर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। अब देखो एलिसा है क्या, किस तरह से ये टेस्ट करवाया जाता है। इट इज बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। ठीक है, बस इतना आपने याद रखना है, इट इज बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। तो देखो, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ, अंडरलाइन करो, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, इन्फेक्शन बाय पैथोजन, इन्फेक्शन बाय पैथोजन मतलब डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कैन बी डिटेक्टेड बाय, भाई किसी ऑर्गेनिज्म ने कोई इन्फेक्शन किया है, उसको कैसे डिटेक्ट किया जाएगा, या तो विद द हेल्प ऑफ एंटीजन डिटेक्ट किया जाएगा, विद द हेल्प ऑफ एंटीजन, ठीक है, या विद हेल्प ऑफ एंटीबॉडी। तो एंटीजन्स भी हमें पता है क्या है, दीज आर द टाइप ऑफ प्रोटीन्स और दीज आर ग्लाइकोप्रोटीन्स। अच्छा, एंटीबॉडीज ये भी क्या है, एंटीबॉडीज आर ऑल्सो द टाइप ऑफ प्रोटीन्स। एंटीबॉडीज भी क्या है बेटा, दीज आर ऑल्सो द टाइप ऑफ प्रोटीन्स, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, मतलब ओवरऑल एलिसा में क्या किया जाता है, एंटीजन और एंटीबॉडी इन दोनों को पहचाना जाता है। जैसे मान लो एलिसा करवानी है तो हम क्या करेंगे, किसी पर्सन को कोई इन्फेक्शन हुई पड़ी है, उससे हमने सैंपल ले लिया, ठीक है, ये मान लो वो पर्टिकुलर सैंपल है, ठीक है, जैसे ब्लड सैंपल ही होगा तो इसमें वो पर्टिकुलर एंटीजन प्रेजेंट होगा। ठीक है, एंटीजन प्रेजेंट है, हमने क्या किया, हमने उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज छोड़ दी। ठीक है, एंटीबॉडीज छोड़ दी, अगर ये एंटीबॉडीज इन एंटीजन्स के साथ कंबाइन कर गई मतलब इन्फेक्शन है, अगर ये एंटीबॉडीज इन एंटीजन्स के साथ कंबाइन नहीं करी मतलब इन्फेक्शन नहीं होगी। ठीक है, बट एक्चुअल में इसमें कुछ केमिकल्स यूज किए जाते हैं बेटा एलिसा टेस्ट में, वो वैसे आपकी बुक्स में नहीं गिवन है, फिर भी आपने लिखने हैं तो लिख सकते हो। इनको हम डिटेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पेरोक्सीडेज, जो केमिकल्स हम यूज करते हैं, पेरोक्सीडेज, पेरोक्सीडेज या फिर एल्केलाइन, एल्केलाइन फॉस्फेटेज, फॉस्फेटेज। ठीक है, ये दो तरह के केमिकल्स हम यहाँ पे यूज करते हैं, पेरोक्सीडेज या फिर एल्केलाइन फॉस्फेटेज। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं आपने याद रखना है। प्रोब में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोब है क्या, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए लेबल्ड विद द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, बाकी आगे प्रोसेस बहुत सिंपल है, जो भी डीएनए होगा उसके कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस हमने प्रोब पे रखा होगा और प्रोब हम जैसे ही छोड़ेंगे अगर सीक्वेंस मैच कर जाएगा तो वो जुड़ जाएंगे, अगर सीक्वेंस मैच नहीं करेगा तो वो नहीं जुड़ेंगे। एंड एलिसा किसके ऊपर बेस्ड है और इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे एंड इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी। ठीक है, एक प्रोसीजर मैंने आपको यहाँ पे बता दिया और कुछ केमिकल्स इसमें यूज किए जाते हैं, पेरोक्सीडेज एंड एल्केलाइन फॉस्फेटेज।
ठीक है, ज्यादा डिटेल हमने इनकी नहीं करनी है। नेक्स्ट आते हैं बेटा, नेक्स्ट टॉपिक ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स, पहले हम सिर्फ ट्रांसजेनिक प्लांट्स का एग्जाम्पल ले रहे थे, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स, मीन्स ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर हमने कोई फॉरेन जीन इंसर्ट करी हुई है। किसी पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए हम एक फॉरेन जीन इंसर्ट कर सकते हैं इन द एनिमल्स। फिर उन एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसजेनिक एनिमल्स। जैसे प्लांट्स के लिए हम वर्ड यूज कर रहे थे ट्रांसजेनिक प्लांट्स, वैसे एनिमल्स के लिए हम वर्ड यूज करेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ठीक है। तो देखो अब ये क्या है, एनिमल्स दैट हैव had their DNA manipulated, मतलब हमने उनका DNA चेंज कर दिया। DNA कैसे चेंज किया, जो उनका एक्चुअल DNA था उस DNA के अंदर हमने एक फॉरेन जीन इंसर्ट कर देनी है, ठीक है। DNA मैनिपुलेशन, DNA चेंज, ठीक है, मैनिपुलेशन। अच्छा, टू पोजेस एंड एक्सप्रेस, और ये डीएनए क्यों मैनिपुलेट किया जा रहा है, क्यों चेंज किया जा रहा है, टू एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा फॉरेन जीन, ताकि जो हमने फॉरेन जीन इंसर्ट करी है वो फॉरेन जीन अपना एक्सप्रेशन शो करे। और जीन अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करती है, डीएनए के ऊपर जीन है, डीएनए आगे क्या बनाएगा, आरएनए, और आरएनए से आगे क्या बनेगा, पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन बनेगा। सो दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ जीन। अच्छा, आर नोन एज ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स को जिनके अंदर हमने फॉरेन जीन इंसर्ट करी हुई है, उन एनिमल्स के लिए हम वर्ड यूज करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स। वेरी सिंपल। अब देखो कौन कौन से एनिमल्स हैं जिनको ट्रांसजेनिक बनाया जा सकता है। ट्रांसजेनिक रैट्स, ट्रांसजेनिक रैबिट्स, ट्रांसजेनिक पिग्स, sheep, cows and fishes have been produced। इन सारे एनिमल्स में हमने फॉरेन जीन इंसर्ट की है, ठीक है, मतलब इनसे हमने कोई प्रोडक्ट ऑब्टेन करा होगा, तो इन एनिमल्स को फिर हमने क्या बोला, ट्रांसजेनिक एनिमल्स। मीन्स रैट को हम ट्रांसजेनिक बना सकते हैं, रैबिट को ट्रांसजेनिक बना सकते हैं, पिग्स को ट्रांसजेनिक बना सकते हैं, शीप को, काव को, फिशिश को, इनको भी बेटा हम ट्रांसजेनिक बना सकते हैं। अब ओवर 95%, इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन कर लो, 95% of all existing transgenic animals are mice। अंडरलाइन करो, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। मतलब ट्रांसजेनिक एनिमल्स में सबसे ज्यादा एनिमल्स जिनको हम ट्रांसजेनिक बना रहे हैं वो कौन से होंगे, माइस, ठीक है। सबसे ज्यादा फॉरेन जीन हम इंसर्ट करते हैं माइस में फॉर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के लिए। अब एप्लीकेशंस ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स, थोड़ा ध्यान से समझना, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स। क्लियर है बेटा, सिंपल है बहुत ट्रांसजेनिक एनिमल्स। अब देखो इनके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स को यूज किया जाता है। तो देखो, फर्स्ट, स्टडी ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी मतलब फंक्शन, नॉर्मल हमने फंक्शन समझना है किसी चीज का, ठीक है। एंड डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट समझनी है कि कैसे एक पर्टिकुलर, जैसे मान लो हार्मोन कैसे काम करता है, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल से आपको ज्यादा समझ आएगा। ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैन बी डिजाइन स्पेसिफिकली, ठीक है, दे कैन बी यूज टू स्टडी हाउ जीन्स आर रेगुलेटेड। ट्रांसजेनिक एनिमल्स को हम यूज कर रहे हैं क्या स्टडी करने के लिए, कि भाई जीन्स कैसे रेगुलेशन शो करती हैं, जीन कैसे अपना काम करती है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर जीन, एंड हाउ दे अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी, और कैसे एक पर्टिकुलर जीन
बॉडी के नॉर्मल फंक्शन को कंट्रोल करती है, अफेक्ट करती है, और बॉडी की डेवलपमेंट को कैसे अफेक्ट करती है। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो बेटा इंपॉर्टेंट। देखो, स्टडी ऑफ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर इन ग्रोथ, अंडरलाइन कर लो, स्टडी ऑफ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ये मैंने लिख दिया, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। अच्छा, अब ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, इसका मेन रोल कहाँ होगा, इन ग्रोथ, ग्रोथ में इसका मेन रोल होगा। ठीक है, अच्छा तो ये कैसे ग्रोथ को अफेक्ट करता है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। ठीक है, पहले तो आपको याद रखना है कि ये जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है ये बनता कहाँ पे है, इट इज फॉर्म्ड इन द लीवर, लीवर में बनता है। ठीक है, इट इज पॉलीपेप्टाइड इन नेचर, लीवर में बनता है, एंड हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो, पोस्ट एम्ब्रियोनिक एंड पोस्ट नेटल ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक है, चाहे वो एम्ब्रियोनिक ग्रोथ हो या फिर बाद में आफ्टर बर्थ, बना कहाँ पे, इन द लीवर। तो हमने क्या स्टडी करना है, हमने स्टडी करना है इसका इफेक्ट कि ये बॉडी को कैसे रेगुलेट कर रहा है, कैसे ग्रोथ को अफेक्ट कर रहा है। जीन्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम अदर स्पीशीज that alter the formation of insulin like growth factor। हमने क्या किया, मान लो ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, इस ऑर्गेनिज्म के अंदर अपनी एक जीन है जो क्या बना रही है, IGF बना रही है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बना रही है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने इसके अंदर एक जीन इंसर्ट करनी है, बाहर से एक जीन इंसर्ट करी, और ये जीन क्या कर रही है, ये जीन इसको अल्टर कर रही है। ठीक है, इसकी फॉर्मेशन को चेंज कर रही है। क्लियर बेटा। ठीक है, तो हमने क्या किया, जीन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम अदर स्पीशीज, किसी और स्पीशीज से जीन ली, मतलब फॉरेन जीन। ठीक है, उस जीन को हमने इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर इंसर्ट कर दिया। पहले इस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये IGF नॉर्मली बन रहा था, बट जब हमने ये फॉरेन जीन इंसर्ट करी तो इसने क्या करा, इसकी फॉर्मेशन को चेंज कर दिया, मतलब अब इसके अंदर ये फैक्टर नहीं बन रहा है, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ IGF विच अल्टर द फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। ठीक है, अब देखो, अगर ये फैक्टर अपीयर नहीं होगा, अगर ये फैक्टर नहीं बनेगा तो ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग चेंजेस आएंगे, तो इजीली हम उनको स्टडी कर लेंगे, किसके साथ कंपेयर करके, विद ऐसे ऑर्गेनिज्म बेटा जिसके अंदर IGF एक्सप्रेस हो रहा था, मतलब ये एक और अलग ऑर्गेनिज्म है जहाँ पे IGF एक्सप्रेस हो रहा था, एक्सप्रेस होके वो अपना पर्टिकुलर इफेक्ट शो कर रहा था। ये वाला ऑर्गेनिज्म हमने बना दिया ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर हमने ऐसी जीन इंसर्ट करी जिसने इसको अल्टर कर दिया और ये एक्सप्रेस नहीं हो पाया, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ IGF। ठीक है, तो देखो, दस बायोलॉजिकल इफेक्ट आर स्टडीड दैट रिजल्ट फ्रॉम इट्स एब्सेंस, मतलब जब IGF नहीं है तो क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा बॉडी के ऊपर, ठीक है, या ऑर्गेनिज्म के ऊपर, वो हमने यहाँ से स्टडी कर लिया, और ये तो चलो हम स्टडी कर ही रहे हैं। ठीक है, दस इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन अबाउट द बायोलॉजिकल रोल ऑफ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। तो ऐसे हमने एक पर्टिकुलर ग्रोथ फैक्टर का क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा बॉडी के ऊपर, कैसे वो बॉडी को रेगुलेट करता है, वो हमने स्टडी कर लिया दोनों का कंपैरिजन करके। क्लियर हो गया। ठीक है, तो दिस वाज स्टडी ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। अब आते हैं सेकंड, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। सेकंड है बेटा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, मतलब कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स जो हमें कहाँ से मिलते हैं, कुछ पर्टिकुलर जीन से मिलते हैं। सम मेडिसिन्स which are required to treat certain human diseases। अब देखो, कुछ दवाइयों का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं,
जो कुछ पर्टिकुलर डिजीजेस के लिए होंगी, ठीक है। कंटेन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, और उन दवाइयों में कोई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट समझते हो, मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स जो हमें कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलेंगे। सच प्रोडक्ट्स आर ऑफन वेरी एक्सपेंसिव टू मेक, क्योंकि ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रहे हैं, तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैन बी क्रिएटेड, तो हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना सकते हैं, ठीक है। कैन बी क्रिएटेड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इन दैम। मान लो उस प्रोडक्ट वाली जीन, मतलब जो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाएगी ना जीन, वो जीन हमने किसी एनिमल के अंदर इंसर्ट कर दी, तो वो एनिमल क्या करेगा, वो एनिमल भी उस प्रोटीन को बनाना शुरू कर देगा, प्रोडक्ट को बनाना शुरू कर देगा। तो देखो, ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैन बी क्रिएटेड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इन दैम विच कोड फॉर particular product such as human protein। अंडरलाइन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में। एग्जाम्पल हमने ले लिया बेटा ह्यूमन प्रोटीन। ह्यूमन बीइंग के अंदर एक प्रोटीन बनता है, प्रोटीन का नाम अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ठीक है। प्रोटीन का नाम बहुत इंपॉर्टेंट। इट इज यूज टू ट्रीट, और किसके लिए यूज किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एम्फीजेमा, इट इज यूज टू ट्रीट एम्फीजेमा। हमने पढ़ा हुआ है एम्फीजेमा क्या होता है। सिगरेट स्मोकिंग के बाद, मतलब जो लोग सिगरेट पीते हैं उनमें क्या होता है, जो एल्वियोलर वॉल होती है वो डैमेज हो जाती है, रेस्पिरेटरी सरफेस कम हो जाता है। तो एम्फीजेमा को ट्रीट करने के लिए ह्यूमन प्रोटीन यूज किया जाता है, दैट इज अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए जीन इंसर्ट कर सकते हैं किसी एनिमल के अंदर, ठीक है। तो वो एनिमल कैसा बन जाएगा, ट्रांसजेनिक एनिमल। वैसे तो ये किसके अंदर बन रहा है, ह्यूमन के अंदर, बट हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए जीन किसी दूसरे एनिमल के अंदर इंसर्ट कर दी। तो अब वो एनिमल भी क्या करेगा, ये पर्टिकुलर प्रोटीन बनाना शुरू कर देगा, और फिर ये पर्टिकुलर प्रोटीन हम उस एनिमल से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, जिसको हम यूज करेंगे फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एम्फीजेमा। अच्छा, आगे, सिमिलर अटेम्प्ट्स आर बीइंग मेड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ, अंडरलाइन अगेन, फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया, अभी ये भी आपने पढ़ रखी है। जेनेटिक डिसऑर्डर है एक, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट की वजह से, ठीक है। एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसको हम बोलते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक है। अच्छा, तो सिमिलर अटेम्प्ट्स, मतलब फिनाइल कीटोन्यूरिया को ट्रीट करने के लिए भी हम ऐसे ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना सकते हैं। एंड ऑल्सो फॉर द सिस्टिक फाइब्रोसिस, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में हमने ये पढ़े थे। सिस्टिक फाइब्रोसिस की हमने डिटेल नहीं करी थी, तो साथ में लिख लो बेटा यहाँ पे, इट इज डिजीज ऑफ म्यूकस ग्लैंड। ये क्या है, सिस्टिक फाइब्रोसिस एक डिजीज है ऑफ म्यूकस ग्लैंड्स, ठीक है। आगे, इन 1997 अंडरलाइन करो, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। 1997 में फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ की एक वैरायटी बनाई गई, ठीक है। नॉर्मल काऊ नहीं है बेटा, ट्रांसजेनिक काऊ है, मतलब इसके अंदर हमने कोई जीन इंसर्ट करी होगी। तो 1997 में फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ बनाई गई थी, जिसका नाम था रोजी, नाम भी इंपॉर्टेंट है, रोजी। प्रोड्यूस्ड मिल्क विच कंटेन ह्यूमन प्रोटीन, और ये क्या करती थी, फिर ये मिल्क प्रोड्यूस करती थी, ठीक है, जिसके अंदर क्या था, एक ह्यूमन प्रोटीन था, ह्यूमन प्रोटीन, ठीक है। मतलब इस काऊ को हमने ट्रांसजेनिक बनाया, इसके अंदर हमने वो वाली जीन इंसर्ट करी जो क्या बनाएगी, ह्यूमन प्रोटीन बनाएगी,
प्रोटीन का नाम भी इंपॉर्टेंट है, ये आगे आ रहा है, ठीक है। अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन, प्रोटीन का नाम है अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट। मतलब हमने वो वाली जीन इसके अंदर इंसर्ट करी है विच कोड फॉर अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन। और कितना, 1 लीटर में 2.4 ग्राम, 1 लीटर में बेटा 2.4 ग्राम ह्यूमन प्रोटीन प्रेजेंट होता है इस काव में। नॉर्मल काव नहीं है, इट इज ट्रांसजेनिक काव, ठीक है, क्लियर। तो देखो, ट्रांसजेनिक काव रोजी प्रोड्यूस मिल्क विच कंटेन ह्यूमन प्रोटीन, अंडरलाइन करो, कितना, 2.4 ग्राम पर लीटर। द मिल्क कंटेन द ह्यूमन प्रोटीन, एंड सर्कल करो प्रोटीन का नाम, अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन, अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन, ठीक है। इट वॉज न्यूट्रिशनली अ मोर बैलेंस्ड प्रोडक्ट, और ये ज्यादा बैलेंस्ड प्रोडक्ट था फॉर ह्यूमन बेबीज देन नेचुरल काउ मिल्क, ठीक है, मोर बैलेंस्ड प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बेबीज देन नेचुरल काउ मिल्क। अब ये तो था अबाउट द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट आते हैं बेटा थर्ड, वैक्सीन सेफ्टी। थर्ड है वैक्सीन सेफ्टी। तो देखो अब वैक्सीन सेफ्टी, ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग डेवलप्ड फॉर यूज इन टेस्टिंग द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन्स। जब हमने वैक्सीन्स की टेस्टिंग करनी है ना बेटा, तो उसके लिए भी हम कुछ ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं, ठीक है। तो कौन से ऑर्गेनिज्म हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, माइस यूज कर रहे हैं, कैसे, ट्रांसजेनिक माइस। तो ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग डेवलप्ड मींस ऐसे माइस जिनके अंदर हमने फॉरेन जीन इंसर्ट करी हुई है, बीइंग डेवलप्ड फॉर यूज इन टेस्टिंग द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन्स बिफोर दे आर यूज्ड ऑन ह्यूमंस। ह्यूमन बीइंग पे यूज करने से पहले हम उनकी टेस्टिंग करते हैं, कहाँ पे बेटा, ट्रांसजेनिक माइस पे। तो ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज्ड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ, एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, फॉर पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन की टेस्टिंग के लिए ट्रांसजेनिक माइस यूज किए जाते हैं। इफ सक्सेसफुल, और अगर ये सक्सेसफुल रहा, देन दे वुड रिप्लेस द यूज ऑफ मंकीज टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन्स। अगर सक्सेसफुल रहता है तो आगे इसको मंकी पे यूज नहीं किया जाता, ठीक है, टू रिप्लेस द यूज ऑफ मंकीज जो अभी यूज होते हैं टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन्स। क्लियर बेटा। तो एग्जाम्पल हमने ले लिया पोलियो वैक्सीन, ठीक है। पोलियो वैक्सीन के लिए जो हम एनिमल्स यूज कर रहे हैं, दीज आर ट्रांसजेनिक माइस। नेक्स्ट देखिए बेटा, केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। अब देखो ये क्या है, दिस इज नोन एज टॉक्सिसिटी, अंडरलाइन, टॉक्सिसिटी और सेफ्टी टेस्टिंग। मतलब हमने टॉक्सिसिटी स्टडी करनी है, ठीक है, या फिर कोई पर्टिकुलर दवाई सेफ है कि नहीं है, ठीक है, इसका कोई टॉक्सिक इफेक्ट तो नहीं है। द प्रोसीजर इज सेम एज दैट यूज फॉर टेस्टिंग टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग्स। जैसे मान लो किन्हीं दवाइयों की हमने टॉक्सिसिटी नोट डाउन करनी है, बिल्कुल वैसा ही प्रोसीजर होगा इसमें भी। तो इसमें क्या किया जाता है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर मेड दैट कैरी जीन। पहले तो हम एनिमल्स बनाएंगे, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, उनके अंदर जीन इंसर्ट करी होगी, है ना, विच मेक देम मोर सेंसिटिव टू टॉक्सिक सब्सटेंस। ये अंडरलाइन करो, यहाँ पे हम कोई एनिमल बना रहे हैं, ठीक है, कैसा एनिमल है बेटा, ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल मीन्स इसके अंदर हमने कोई फॉरेन जीन इंसर्ट करके रखी हुई है, और जो हम जीन इंसर्ट करेंगे
वो जीन कैसी होगी बेटा, वो जीन इसको ज्यादा सेंसिटिव बनाएगी, किसके लिए, मोर सेंसिटिव टू द टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ठीक है, मोर सेंसिटिव, ज्यादा सेंसिटिव बना देगी टॉक्सिक सब्सटेंसेस के लिए देन नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल्स एज कंपेयर टू नॉर्मल एनिमल्स, है ना। दे आर देन एक्सपोज टू टॉक्सिक सब्सटेंसेस। अब देखो ये ट्रांसजेनिक एनिमल ज्यादा सेंसिटिव है टॉक्सिक सब्सटेंसेस के लिए, तो हमने क्या किया, इसको टॉक्सिक सब्सटेंस दे दिया, ठीक है। जब वो टॉक्सिक सब्सटेंस दिया गया, मतलब वो केमिकल पर्टिकुलरली इसको दिया गया, उसके बाद उसमें क्या क्या इफेक्ट आए, फिर उन इफेक्ट को हम स्टडी करेंगे। तो टॉक्सिसिटी टेस्टिंग इन सच एनिमल्स विल अलाउ अस टू ऑब्टेन रिजल्ट इन लेस टाइम। अगर हम इजीली इसको स्टडी कर पा रहे हैं तो हमें पता चल जाएगा कि कौन से केमिकल का क्या क्या टॉक्सिक इफेक्ट होगा ऑन पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट 5th पॉइंट, स्टडी ऑफ डिजीजेस। स्टडी ऑफ डिजीजेस, अच्छा, अलग अलग तरह की डिजीजेस को स्टडी करने के लिए भी हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज करते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक मॉडल्स। मेनी ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर डिजाइंड टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ जीन्स कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ डिजीजेस। मतलब एक पर्टिकुलर जीन क्या इफेक्ट डालेगी, ठीक है, वो हम कैसे स्टडी करेंगे, with the help of transgenic animals. These are specially made to serve as models. फिर उन ट्रांसजेनिक एनिमल्स को हम मॉडल्स बोल देते हैं, ठीक है, ट्रांसजेनिक मॉडल्स। These are known as transgenic models for human diseases, कुछ पर्टिकुलर डिजीजेस के लिए, so that investigation of new treatment for disease is made possible, ताकि हम उसके लिए नया ट्रीटमेंट ढूंढ पाएं। टुडे ट्रांसजेनिक मॉडल एग्जिस्ट फॉर, और अभी ट्रांसजेनिक मॉडल्स हमने बना के रखे हुए हैं, किस किस के लिए, अंडरलाइन करो, मैनी ह्यूमन डिजीजेस सच एज, अंडरलाइन, कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस जेनेटिक डिसऑर्डर, देन रिमेटॉइड आर्थराइटिस, अंडरलाइन करो, इट इज अ टाइप ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, एंड Alzheimer. Alzheimer, it is also genetic disorder. हमने पढ़ा था, there is memory loss in old age, ठीक है, ओल्ड एज में आके मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाता है, इसको हम बोलते हैं एल्जाइमर। नेक्स्ट, ग्रोइंग ऑफ स्पेयर पार्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, ग्रोइंग ऑफ स्पेयर पार्ट, मतलब एक्स्ट्रा पार्ट। कुछ बॉडी के पार्ट्स भी हम इस टेक्निक से ग्रो करवा सकते हैं। स्पेयर पार्ट्स, फॉर एग्जाम्पल हार्ट, पैनक्रियाज ऑफ पिग, फॉर ह्यूमन यूज। अब जैसे ये तो पहले की बात हो रही है जब पैनक्रियाज ऑफ पिग यूज किए जाते थे फॉर इंसुलिन, ठीक है। अच्छा, तो स्पेयर पार्ट्स हार्ट एंड पैनक्रियाज ऑफ पिग फॉर ह्यूमन यूज कैन बी ग्रोन थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो इनको भी हम ग्रो करवा सकते थे, कैसे, ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना के, वो वाली पर्टिकुलर एम्ब्रियो से वो पर्टिकुलर सेल्स लेके या जीन लेके विच कोड फॉर दैट पर्टिकुलर ऑर्गन, जो वो ऑर्गन बनाएगी, ये ऑर्गन्स हम बना सकते थे। देन रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स, रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स। अच्छा, रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स विद फ्रेशली ग्रोन पार्ट्स। हमने क्या करना है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स की हेल्प से हम डिफेक्टिव पार्ट को रिप्लेस करके उसकी जगह पे फ्रेशली ग्रोन पार्ट लगा सकते थे, क्योंकि हम अभी पढ़ रहे हैं पिछले पॉइंट में कि ग्रोइंग ऑफ स्पेयर पार्ट हम यहाँ पे करवा सकते हैं। तो स्पेयर पार्ट क्या हुए, जैसे हम एग्जांपल ले रहे थे हार्ट का, तो मान लो किसी के अंदर डिफेक्टिव हार्ट है तो हम उसको अलग से ग्रो करवा के उसको इंसर्ट कर सकते थे।
तो रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स विद फ्रेशली ग्रोन पार्ट फ्रॉम ओन सेल्स कैन बी डन। मतलब हमने नया पार्ट ग्रो करवाया, ठीक है, फ्रेश पार्ट ग्रो करवाया ट्रांसजेनिक एनिमल के अंदर और उस फ्रेश पार्ट को डिफेक्टिव पार्ट की जगह पे रख दिया। तो ये भी सिर्फ किसकी हेल्प से पॉसिबल है? ओनली विद द हेल्प ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स। अच्छा, लास्ट पॉइंट, प्रोडक्शन ऑफ क्लोन्स। इसमें लास्ट पॉइंट आएगा बेटा प्रोडक्शन ऑफ क्लोन्स। प्रोडक्शन ऑफ क्लोन्स, ठीक है। अब देखिए, क्लोन्स ऑफ सम एनिमल्स, कुछ एनिमल की कॉपी, क्लोन्स मतलब बिल्कुल सेम, डिट्टो सेम, कुछ एनिमल्स की कॉपी हम बना सकते हैं। इवन ह्यूमन क्लोन्स मे बी फॉर्म्ड इफ एथिक्स अलाउ द सेम। इवन हम ह्यूमन बीइंग के क्लोन भी बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस, ठीक है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स जब हम बना रहे हैं तो हम क्लोन्स भी बना सकते हैं, ठीक है। अलग अलग एनिमल्स के क्लोन बना सकते हैं, इवन ह्यूमन तक का क्लोन हम बना सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था बेटा अबाउट द ट्रांसजेनिक एनिमल्स। पहले एक बार सारे पॉइंट्स देख लो, इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लो, फिर मैं एक बार इसको समराइज करती हूँ। शाबाश। कोई डाउट है तो आप भेज सकते हो बेटा, एनी डाउट? अब देखिए क्या क्या हम पढ़ रहे थे इसमें। अच्छा, कल बेटा हमने एक टॉपिक शुरू किया था, पहले तो जहां से हमने शुरू किया था वहीं से लेते हैं। कल हमने एक टॉपिक शुरू किया था बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन मेडिसिन्स, मतलब बायोटेक्नोलॉजी का क्या यूज़ है दवाइयाँ बनाने में। तो हम कुछ पर्टिकुलर दवाइयों का एग्जाम्पल ले रहे थे। जैसे एक हमने इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा था, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन, क्योंकि आपको पता है नाउ डायबिटीज इज़ वेरी कॉमन, तो उसको ट्रीट करने के लिए इंसुलिन यूज़ किया जाता है। तो इंसुलिन का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था और कैसे ह्यूमन इंसुलिन बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, वो भी हमने पढ़ लिया था। क्योंकि प्रोटीन का स्ट्रक्चर हमें पता था, कौन सा प्रोटीन इसमें बना, तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट चेन, और उन दोनों चेन्स को हमने जोड़ दिया था, ठीक है। फिर सेकंड हमने पढ़ा था अबाउट जीन थेरेपी। जीन थेरेपी वर्ड से क्लियर था वैसे तो, कि हम जीन को ट्रीट कर रहे हैं, जो डिफेक्टिव जीन थी उसको हटा के हमने उसकी जगह पे या तो नई जीन लगानी है, ठीक है, या फिर पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में वो जीन किसके लिए कोडिंग करती है, कौन सा प्रोटीन या कौन सा पर्टिकुलर एंजाइम बनाती है। तो इसमें हमने एक डिजीज का एग्जाम्पल लिया था, डिजीज का नाम था SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, ठीक है, जिसमें देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ B and T लिम्फोसाइट्स। और क्यों नहीं बन पा रहे थे? क्योंकि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में एक एंजाइम एब्सेंट था, एंजाइम का नाम था एडिनोसिन डीअमाइनेज। अगर ये एंजाइम प्रेजेंट होता है तभी B और T लिम्फोसाइट्स बन पाते हैं, अगर ये एंजाइम नहीं होगा तो B और T लिम्फोसाइट्स नहीं बन पाएंगे। तो इस डिजीज को कैसे ट्रीट किया जा सकता है, उसके लिए अलग अलग मेथड्स हम पढ़ रहे थे, ठीक है। हमने एग्जाम्पल भी लिया था कि जीन थेरेपी पहली बार किस में करवाई गई थी, 4 साल की एक लड़की थी 1990 में, उस पर ये फर्स्ट टाइम करवाया गया था जीन थेरेपी, ठीक है। तो उसमें ट्रीटमेंट हम पढ़ रहे थे, जैसे हम कुछ बच्चों का एग्जाम्पल ले रहे थे, तो बच्चों में हमने पढ़ा था बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करवा सकते हैं या फिर एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी करवा सकते हैं। उसके बाद फिर हमने एक और अलग सा मेथड पढ़ा कि पर्टिकुलर लिम्फोसाइट्स ले लिए ब्लड सैंपल से, ठीक है, उन लिम्फोसाइट्स को हमने लैब में कल्चर किया और उनके अंदर हमने पर्टिकुलर जीन डाल दी विच कोड फॉर एडिनोसिन डीअमाइनेज, ठीक है, और लिम्फोसाइट्स धीरे धीरे बनना शुरू हो गए। बट हम इसमें पढ़ रहे थे
अगर प्रॉपर क्योर हमने करवाना है, परमानेंट क्योर करवाना है, तो वो हम कैसे करवा सकते थे? विद द हेल्प ऑफ ओनली इंसर्शन ऑफ जीन, ठीक है, कहाँ से? मैरो सेल से लेके, ठीक है, अगर हमने मैरो सेल से मतलब स्टेम सेल से वो एक पर्टिकुलर जीन निकाल ली विच कोड फॉर एडेनोसिन डीएमाइनेज और उसको हमने एम्ब्रियोनिक स्टेज में इंसर्ट कर दिया, तो परमानेंट क्योर हो सकता है। फिर हम कुछ मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का एग्जाम्पल पढ़ रहे थे। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड हमने पढ़े। ट्रेडिशनल मेथड सीरम एंड यूरिन एनालिसिस, मॉडर्न मेथड में पर्टिकुलर मेथड्स जैसे पीसीआर, न्यूक्लिक एसिड प्रोब और एलिसा। पीसीआर आपको पता है मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए यूज किया जाता है फॉर डिटेक्शन ऑफ डिफरेंट जीन्स, ठीक है। और न्यूक्लिक एसिड प्रोब में हम अभी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए की बात कर रहे थे विच इज लेबल्ड विद द रेडियो सब्सटेंस। देन आफ्टर दैट एलिसा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, उसमें आपने याद रखना इट इज बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। अच्छा, आगे ट्रांसजेनिक एनिमल्स का एग्जाम्पल हमने लिया बेटा। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर हमने एक पर्टिकुलर जीन इंसर्ट करी है, मतलब जिनका डीएनए हमने चेंज करवा दिया, मैनिपुलेट करवा दिया, ठीक है। और हमें पता है कि ये डीएनए मैनिपुलेशन कैसे होगी, आगे जो एक्सप्रेशन आएगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा फिर नॉर्मल से, ठीक है, इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। तो इसमें हम कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पढ़ रहे थे कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स को हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं। पहला हमने पढ़ा स्टडी ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट, आईजीएफ, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। एक हार्मोन हम एग्जाम्पल ले रहे थे जो कहाँ पे बन रहा था, इन द लीवर, ठीक है। और ये क्या करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है। तो हमने क्या किया, हमने एक एनिमल को ट्रांसजेनिक बना दिया। कैसे? उसके अंदर एक जीन इंसर्ट करी जिसने आईजीएफ नहीं बनने दिया, तो इजिली हमने उसकी फिजियोलॉजी स्टडी कर ली। सेकंड में हमने बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का एग्जाम्पल लिया जिसमें हम कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की बात कर रहे थे। तो हम क्या करेंगे, इनमें भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना रहे थे हम, ठीक है। ट्रांसजेनिक एनिमल में हमने वो वाली जीन इंसर्ट कर दी विच कोड फॉर ह्यूमन प्रोटीन अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, और ये क्या करता था, इट हेल्प इन ट्रीटमेंट ऑफ एम्फीजेमा। सेकेंड हमने एग्जाम्पल लिया फिनाइल कीटोन्यूरिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस, इनको ट्रीट करने के लिए भी हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना सकते हैं। थर्ड हमने एग्जाम्पल लिया ट्रांसजेनिक काओ का, ठीक है, जो 1997 में बनाई गई थी, रोजी, ठीक है। और इसके अंदर हमने एक जीन इंसर्ट करी थी जो ह्यूमन प्रोटीन बना रही थी, दैट इज अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन, और 1 लीटर में 2.4 ग्राम ह्यूमन प्रोटीन प्रेजेंट होता था। अच्छा, फिर देखो वैक्सीन सेफ्टी के लिए हम एग्जाम्पल ले रहे थे ट्रांसजेनिक एनिमल्स का। हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स को यूज कर सकते हैं वैक्सीन सेफ्टी के लिए। पोलियो वैक्सीन का एग्जाम्पल ले रहे थे, हमने ट्रायल करने हैं डिफरेंट वैक्सीन के, तो हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज कर रहे थे। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, कौन सा केमिकल सेफ है, कौन सा कितना टॉक्सिक है, उसके लिए भी हम ट्रांसजेनिक एनिमल बना रहे थे। ट्रांसजेनिक एनिमल्स में हम वो वाली जीन इंसर्ट कर रहे थे जिसकी वजह से वो ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे थे एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए। अलग अलग डिजीजेस को स्टडी करने के लिए हम ट्रांसजेनिक मॉडल्स का एग्जाम्पल ले रहे थे। देन स्पेयर पार्ट हम ग्रो करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल। डिफेक्टिव पार्ट्स को रिप्लेस कर सकते हैं उन स्पेयर पार्ट से, ठीक है। एंड ऑल्सो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्लोन्स, तो क्लोन में ह्यूमन क्लोन इज ऑल्सो पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ दीज ट्रांसजेनिक एनिमल्स। मतलब ऐसा भी हम ह्यूमन बीइंग बना सकते हैं जिसके अंदर हमने फॉरेन जीन इंसर्ट करके रखी हैं और वो बिल्कुल हमारी तरह ही सेम हो, ठीक है। मतलब क्लोन्स ऑफ ह्यूमन बीइंग आर ऑल्सो पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। बाकी बेटा हम कल करते हैं, कल आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, ठीक है। थैंक यू।